$32 मिलियन की डकैती, 100 से ज्यादा पुलिस की गाड़ियां और भागने के लिए सिर्फ एक ऐसी एम्बुलेंस जो आगे जाकर इनके लिए मौत का कुआं बनने वाली है। कहानी सिर्फ बैंक लूटने की नहीं है, पुलिस अफसर की आखिरी सांसें चल रही हैं। अगर एम्बुलेंस रुकी तो दोनों भाई सीधा जेल जाएंगे और बाहर खड़ी फोर्स इनका वो हाल करेगी जो इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि पूरे शहर की पुलिस में से किसी को भी नहीं पता कि इस एम्बुलेंस के अंदर आखिर चल क्या रहा है। आखिर कैसे एक सीधा सा बैंक प्लान शहर के इतिहास का सबसे खतरनाक चीज बन गया। कहानी की शुरुआत एक बैंक से होती है जहां हथियारों से लैस एक गैंग अचानक धावा बोल देता है। कुछ ही पलों में वे बैंक मैनेजर को काबू में कर लेते हैं और वहां मौजूद करीब $32 मिलियन की रकम अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही गैंग बैंक से बाहर निकलने की तैयारी करता है, उन्हें पता चलता है कि बाहर पहले से ही स्पेशल फोर्स की पूरी टीम घात लगाकर बैठी हुई है। इस टीम में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसकी कहानी बाकी सभी से बिल्कुल अलग है। उसका नाम है विलियम। विलियम कभी सेना का एक बेहद काबिल जवान हुआ करता था, लेकिन सेना की सेवा करने के बावजूद आज उसकी जिंदगी बुरी तरह बिखर चुकी थी। कुछ समय पहले उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई थी। इलाज का खर्च इतना ज्यादा था कि विलियम की सालों की जमा पूंजी भी कम पड़ गई। उसे हमेशा लगता था कि उसने अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। इसलिए जब उसने सरकारी विभाग से अपनी पत्नी के इलाज के लिए मेडिकल सहायता मांगी तो उसे मदद मिलने के बजाय साफ मना कर दिया गया। यह बात उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं थी, लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। बैंक की तरफ से उसके घर पर कर्ज की नोटिस भी आ चुकी थी। अगर वह अगले महीने तक मॉर्गेज की रकम नहीं चुका पाता तो उसका परिवार अपना घर खो देता। विलियम को सबसे बड़ी चिंता उसकी बीमार पत्नी और छोटा बेटा था। आखिरकार मजबूरी में विलियम अपने बड़े भाई डैनी के पास मदद मांगने पहुंचता है। दोनों भाइयों ने कई सालों से एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखा था। इसकी वजह थी उनकी बिल्कुल अलग जिंदगी। असल में विलियम बचपन में अनाथ हो गया था और डैनी के माता पिता ने उसे गोद लिया था। बचपन से ही विलियम शांत, शर्मीला और नियमों का पालन करने वाला लड़का था। वहीं डैनी इसके बिल्कुल उलट था। उसका स्वभाव लापरवाह था। यही अंतर धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच दूरी बढ़ाता गया। बड़े होने के बाद विलियम ने सेना में जाने का फैसला किया, जबकि डैनी अपराध की दुनिया में उतर गया। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके थे कि विलियम को मदद के लिए उसी भाई के पास आना पड़ा जिससे वह सालों से दूर था। जब विलियम डैनी के गैराज में पहुंचता है तो वहां खड़ी महंगी कारों को देखकर उसे लगता है कि उसका भाई इतने सालों में काफी अमीर हो चुका है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। गैराज में मौजूद ज्यादातर कारें चोरी की थीं या फिर गैर कानूनी तरीके से लाई गई थीं। ऊपर से बाजार की हालत खराब होने के कारण डैनी उन कारों को बेच भी नहीं पा रहा था। इसलिए उसने शहर के बीचों बीच मौजूद एक फेडरल बैंक को लूटने का प्लान बनाया था, जहां करीब $32 मिलियन कैश रखा हुआ था। किस्मत से उसकी टीम में एक आदमी की कमी थी, लेकिन बैंक का नाम सुनते ही विलियम तुरंत इस काम से इनकार कर देता है। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी बीमार पत्नी और छोटे बेटे का ख्याल आता है। उसे एहसास होता है कि सरकार उसकी मदद करने वाली नहीं है। आखिरकार मजबूरी विलियम को अपराध की दुनिया में पहला कदम रखने पर मजबूर कर देती है, लेकिन वह एक शर्त रखता है कि इस लूट के दौरान किसी की जान नहीं जानी चाहिए। डैनी उसकी शर्त मान लेता है और तुरंत पूरी टीम को तैयारी के लिए बुला लेता है। कुछ ही मिनटों में सभी हथियार और जरूरी सामान तैयार कर लिए जाते हैं। इसके बाद गैंग अपने प्लान के मुताबिक बैंक की तरफ निकल पड़ता है। सभी लोग भेष बदल कर बैंक में दाखिल होते हैं और कुछ ही समय में कर्मचारियों को काबू में कर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक एक पुलिस अधिकारी बैंक के बाहर पहुंच जाता है। तभी डैनी तुरंत खुद को बैंक मैनेजर के रूप में पेश करता है और पुलिस वाले को अंदर आने से रोकने की कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि बैंक में कैश ट्रांसफर का काम चल रहा है और अभी कुछ समय तक बैंक में किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। लेकिन पुलिस अधिकारी वापस जाने के बजाय साफ कर देता है कि वह बैंक के काम से नहीं आया है। अब डैनी के पास उसे अंदर आने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन अंदर आने के बाद पता चलता है कि वो पुलिस अधिकारी एक महिला कर्मचारी किम को पसंद करता था और उसे डिनर पर बुलाने आया था। लेकिन किम के चेहरे के बदले हुए हाव भाव को देखकर पुलिस अधिकारी विक्टर को तुरंत शक हो जाता है कि बैंक के अंदर कुछ गड़बड़ है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डैनी तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है और किम को बंधक बनाकर विक्टर को किसी भी तरह की चाल चलने से रोक देता है। अब विक्टर के सामने अपनी जान के साथ साथ किम और बाहर मौजूद अपने साथी की जान बचाने की जिम्मेदारी भी आ जाती है। मजबूरी में विक्टर धीरे से अपना हाथ हथियार से हटा लेता है और बाहर खड़े अधिकारी मार्क को इशारा करके सब कुछ सामान्य होने का संकेत देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर डैनी और उसकी टीम सीधे बैंक के वॉल्ट में घुस जाती है। वे जल्दी जल्दी सारी नकदी बैगों में भरने लगते हैं, लेकिन बाहर खड़ा मार्क इतना आसानी
आसानी से धोखा खाने वाला नहीं था। अपने लंबे पुलिस अनुभव के कारण उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। ऊपर से गैंग को लेने आया ड्राइवर भी उसकी नजर में आ चुका था। स्थिति बिगड़ती देख ड्राइवर को तुरंत एक बहाना बनाना पड़ता है और वह ऐसा दिखाता है जैसे उसकी गाड़ी खराब हो गई हो। लेकिन तभी गैंग के बाकी सदस्य पैसों से भरे बैग लेकर बैंक से बाहर निकलते हैं। उनके साथ विक्टर भी बंधक बना हुआ था। मार्क की नजर जैसे ही विक्टर पर पड़ती है वह तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है और गैंग पर फायरिंग शुरू कर देता है। इसके साथ ही बैंक के बाहर पुलिस और लुटेरों के बीच भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास मौजूद पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि FBI को पहले ही शहर में बैंक लूट की एक खबर मिल चुकी थी, इसलिए पिछले कुछ समय से इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई थी। अब हालात पूरी तरह गैंग के खिलाफ जा चुके थे। डैनी तुरंत विलियम को साथ लेकर पीछे की तरफ भागता है। उस वक्त विलियम अभी भी विक्टर को बंधक बनाए हुए था, लेकिन गैंग ने जितनी जल्दी पुलिस के पहुंचने की उम्मीद की थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया था। कुछ ही मिनटों में कई लुटेरे चारों तरफ से घिर जाते हैं। घबराया हुआ ड्राइवर भागने की कोशिश में अपनी ही गाड़ी से एक साथी को कुचल देता है। इसके तुरंत बाद एक स्नाइपर की गोली उसके सिर में लगती है और वह मौके पर ही मारा जाता है। अब गैंग के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ डैनी और विलियम किसी तरह बैंक के गैराज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनकी मुश्किल और बढ़ जाती है। गैराज के सभी रास्ते पहले ही सील किए जा चुके थे। विलियम के लिए यह सब बिल्कुल नया था। उसने जिंदगी में कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था, इसलिए उसका डर लगातार बढ़ रहा था। इसी बीच अचानक विक्टर मौका देखकर एक बंदूक पकड़ लेता है और विरोध करने की कोशिश करता है। विलियम विक्टर की इस हरकत से और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसके हाथ से 2 गोलियां चल जाती हैं। दोनों गोलियां विक्टर को लगती हैं और वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। ऊपर की तरफ स्पेशल फोर्स बाकी लुटेरों को काबू करने में लगी हुई थी और कुछ ही देर में वे बैंक के अंदर मौजूद बाकी संदिग्धों की तलाश में नीचे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इधर मार्क आखिरकार विक्टर तक पहुंच जाता है। विक्टर की हालत बेहद गंभीर थी और उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। किस्मत से पास ही एक एम्बुलेंस मौजूद थी। पैरामेडिक कैमिल को जैसे ही इमरजेंसी कॉल मिलती है वह अपने नए ड्राइवर के साथ तुरंत बैंक के बेसमेंट की तरफ निकल पड़ती है। मौके पर पहुंचते ही कैमिल विक्टर की हालत जांचती है, उसके घावों पर पट्टी बांधकर खून रोकने की कोशिश करती है और उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी शुरू कर देती है। लेकिन तभी डैनी की नजर उसी एम्बुलेंस पर पड़ जाती है। वह तुरंत समझ जाता है कि यही उनकी बच निकलने की आखिरी उम्मीद हो सकती है। तभी डैनी अचानक एम्बुलेंस के आगे आ जाता है। उसकी अचानक मौजूदगी से नया ड्राइवर घबरा जाता है और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता डैनी उसे जबरदस्ती बाहर खींच लेता है। अब डैनी विलियम को ड्राइवर की वर्दी पहनने के लिए कहता है। उनका प्लान साफ था, एम्बुलेंस को पुलिस की नजरों से बचाकर उसी रास्ते से बाहर निकलना जहां से सामान्य तौर पर मेडिकल वाहन आसानी से गुजर सकते थे। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस गैराज के एग्जिट तक पहुंचती है सामने एक पुलिस की गाड़ी रास्ता रोककर खड़ी मिलती है। विलियम तुरंत घायल पुलिस अधिकारी को अस्पताल ले जाने की बात बताता है। पुलिसकर्मी आधा यकीन और आधा शक करते हुए एम्बुलेंस का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगते हैं। अंदर डैनी तुरंत एक कपड़े के पीछे छिप जाता है और कैमिल को बिल्कुल शांत रहने के लिए मजबूर करता है। पुलिसकर्मी जब स्ट्रेचर पर गंभीर रूप से घायल विक्टर को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यह सच में एक घायल पुलिस अधिकारी है, इसलिए वे ज्यादा पूछताछ किए बिना एम्बुलेंस को आगे जाने देते हैं। बाहर निकलते ही विलियम एम्बुलेंस का ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देता है। अब दोनों भाइयों को लगता है कि अगर वे शहर से बाहर मौजूद अपने एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक पहुंच गए तो उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ मार्क जब वापस बैंक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एम्बुलेंस का ड्राइवर बेहोश पड़ा है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि एम्बुलेंस को हाईजैक किया गया है। मार्क बिना समय गंवाए रेडियो के जरिए मुख्यालय को इसकी जानकारी देता है। कुछ ही मिनटों बाद ऑपरेशन के कमांडर कैप्टन भी मौके पर पहुंच जाते हैं। मार्क से पूरी जानकारी मिलने के बाद कैप्टन तुरंत पूरे शहर में एम्बुलेंस की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर भेजने का आदेश देता है। लेकिन इन सब चीजों से बेखबर विलियम अभी भी एम्बुलेंस को तेज रफ्तार से शहर से बाहर ले जा रहा था। तभी ऊपर आसमान में एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उसी दिशा में आने लगता है। अब सबसे बड़ा खतरा यह था कि अगर हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस दिखाई दे गई तो उनका बचना लगभग नामुमकिन था। शहर से बाहर निकलने में अभी काफी समय बाकी था और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एम्बुलेंस खुले रास्ते पर आसानी से पहचानी जा सकती थी।
डैनी और विलियम तेजी से कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, लेकिन एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में पड़ा विक्टर अचानक होश में आ जाता है। कैमिल तुरंत उसे शांत रहने का इशारा करती है ताकि डैनी और विलियम को उसकी आवाज सुनाई न दे। इसके बाद कैमिल एम्बुलेंस का दरवाजा थोड़ा सा खोलती है और बाहर के माहौल पर नजर डालने लगती है। तभी कैमिल की नजर अचानक एम्बुलेंस के अंदर रखे फायर एक्सटिंग्विशर पर पड़ती है और उसके दिमाग में तुरंत एक प्लान आता है। वह तेजी से ड्राइवर की सीट पर पहुंचती है और फायर एक्सटिंग्विशर का रुख डैनी और विलियम की तरफ कर देती है। दोनों को संभलने का मौका मिले उससे पहले कैमिल पीछे का दरवाजा खोलकर एम्बुलेंस से बाहर कूद जाती है, लेकिन वह कुछ ही मीटर भाग पाती है कि डैनी बंदूक लेकर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे निशाना बना लेता है। कैमिल समझ जाती है कि अब भागने की कोई गुंजाइश नहीं है। तभी एम्बुलेंस के अंदर लगा हार्ट मॉनिटर अचानक तेज आवाज में अलार्म देने लगता है। आवाज सुनते ही विलियम कैमिल को वापस अंदर आने के लिए मजबूर करता है। कैमिल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता और वह वापस एम्बुलेंस में चढ़ जाती है। दरअसल इलाज में देरी होने की वजह से विक्टर का ब्लड प्रेशर तेजी से गिरने लगा था। अगर उसे तुरंत इलाज नहीं मिला तो उसकी जान जा सकती थी। विलियम और डैनी के लिए यह बेहद गंभीर स्थिति थी। अगर उनकी हिरासत में विक्टर की मौत हो जाती तो उन पर और भी गंभीर आपराधिक आरोप लग सकते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पुलिस ने एम्बुलेंस की लोकेशन पहले ही खोज ली है। कैप्टन तुरंत अपनी टीम को आदेश देता है कि जमीन पर मौजूद पुलिस और हेलीकॉप्टर मिलकर एम्बुलेंस को चारों तरफ से घेरें। कुछ ही देर में कई पुलिस गाड़ियां अलग अलग रास्तों पर पहुंचकर घेरा बनाने लगती है। हालांकि कैप्टन जानता था कि एम्बुलेंस के अंदर 2 बंधक भी मौजूद हैं, इसीलिए वह पुलिस कर्मियों को ज्यादा आक्रामक तरीके से रास्ता रोकने से मना करता है। उसका मकसद लुटेरों को सीधे घेरकर ऐसा दबाव बनाना था कि वे खुद एम्बुलेंस को एक तय दिशा में ले जाएं, जहां उन्हें आसानी से पकड़ा जा सके। आसपास के इलाके को देखने के बाद कैप्टन एम्बुलेंस को एक साइड की तरफ मोड़ने का फैसला करता है। चारों तरफ से पुलिस की गाड़ियां धीरे धीरे घेरा छोटा करने लगती है, लेकिन एम्बुलेंस चला रहा विलियम कोई सामान्य ड्राइवर नहीं था। सेना में रहते हुए उसने बेहद कठिन परिस्थितियों में गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग ली थी। इसी वजह से पुलिस की बेहतर गाड़ियों और भारी संख्या के बावजूद विलियम बार बार उनका घेरा तोड़ने में कामयाब होता है। एक समय उसे लगता है कि आखिरकार उसने पुलिस को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन तभी सामने से पुलिस की दूसरी टीम अचानक रास्ता रोक देती है। विलियम को मजबूर होकर एम्बुलेंस को तेजी से मोड़ना पड़ता है और वह फिर से पुलिस से बचने के लिए भागने लगता है। इसी दौरान पीछे से एक और बड़ी मुसीबत सामने आती है। विक्टर अचानक कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो जाता है। कैमिल अकेले उसका इलाज नहीं कर सकती थी, इसलिए मजबूरी में उसे डैनी की मदद लेनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या विक्टर का ज्यादा खून बहना था। अगर तुरंत उसे खून नहीं दिया जाता तो उसकी जान बचाना मुश्किल था। किस्मत से विलियम का ब्लड ग्रुप विक्टर से मैच करता था। कैमिल के मेडिकल अनुभव और डैनी की मदद से विक्टर को जरूरी खून मिलने लगता है। कुछ समय बाद उसकी हालत धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है और वह मौत के मुंह से वापस आ जाता है। लेकिन पुलिस की कई गाड़ियां लगातार एम्बुलेंस का पीछा कर रही थीं और धीरे धीरे उनका घेरा छोटा होता जा रहा था। एक खतरनाक मोड़ पर विलियम एम्बुलेंस की बॉडी का इस्तेमाल करके पीछे चल रही पुलिस की गाड़ियों का रास्ता रोक देता है, लेकिन ठीक टक्कर से पहले विलियम अचानक जोर से ब्रेक लगा देता है। पीछे आ रही पुलिस के वाहन आपस में टकराकर रास्ते में फंस जाते हैं, लेकिन अगले ही पल विलियम को एहसास होता है कि पुलिस की और गाड़ियां लगातार उनके पीछे आ रही हैं। तभी डैनी को एक जरूरी बात याद आती है। आमतौर पर एम्बुलेंस को अचानक जरूरत पड़ने पर जल्दी इस्तेमाल करने के लिए उसकी एक अतिरिक्त चाबी फ्यूल कैप के पास छिपाकर रखी जाती है। डैनी तुरंत अपराध की दुनिया के एक पुराने संपर्क क्लार्क को फोन करता है। वह उसे बताता है कि पुलिस उनके पीछे पड़ी है और उसे बाहर निकलने में मदद चाहिए। क्लार्क शुरुआत में इस मामले में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि पुलिस से दुश्मनी लेना उसके लिए किसी फायदे का सौदा नहीं था। लेकिन डैनी उसके सामने $8 मिलियन का ऑफर रख देता है। इतनी बड़ी रकम सुनते ही क्लार्क का फैसला बदल जाता है। वह तुरंत अपने लोगों को इकट्ठा करता है। डैनी उसे पहले एक दूसरी एम्बुलेंस चोरी करने के लिए कहता है और उसे एक पुल के नीचे तय जगह पर खड़ा करके इंतजार करने का निर्देश देता है। इसके बाद वह एक ऑटो रिपेयर शॉप में काम करने वाले अपने दूसरे साथी से संपर्क करता है। उसे हरे रंग का पेंट और एक आरी लेकर उसी पुल के पास पहुंचने के लिए कहा जाता है। डैनी के दिमाग में अब पुलिस से बच निकलने का एक नया प्लान तैयार हो चुका था। उधर पुलिस के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा था। शहर में जल्द ही पीक आवर शुरू होने वाला था। अगर पीछा ज्यादा देर तक चलता तो सड़क पर मौजूद आम लोग भी इस खतरनाक ऑपरेशन की चपेट में आ सकते थे। इसी बीच बैंक लूट का मामला
मामला FBI तक पहुंच चुका था। बैंक और आसपास लगे कैमरों से मिले चेहरों को फेस रिकॉग्निशन सिस्टम में डालकर अधिकारियों ने गैंग के लीडर की पहचान कर ली। वह कोई नया अपराधी नहीं था। डैनी पहले भी कैलिफोर्निया में कई बैंक लूट चुका एक खतरनाक अपराधी था। FBI एजेंट जॉक तुरंत कैप्टन को इसकी जानकारी देता है और बताता है कि अब FBI भी इस ऑपरेशन में शामिल होने वाली है। कैप्टन भी बिना समय गंवाए अपनी रणनीति बदल देता है। वह आसपास की सड़कों को बंद करने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को तैनात करता है और एम्बुलेंस का पीछा कर रही टीम को जल्द से जल्द उसे रोकने का आदेश देता है। इसी बीच पुलिस का साइबर क्राइम विभाग एम्बुलेंस के रेडियो सिस्टम से जुड़ने में कामयाब हो जाता है। अचानक एम्बुलेंस के रेडियो से कैप्टन की आवाज सुनाई देती है। कैप्टन डैनी और विलियम को एक ऑफर देता है। अगर वे दोनों बंधकों को सुरक्षित बाहर छोड़ दें तो पुलिस हेलीकॉप्टर और जमीन पर मौजूद अपनी टीम को पीछे हटा देगी। लेकिन डैनी को पता था कि अगर उसने बंधकों को छोड़ दिया तो उसके पास पुलिस से बचने के लिए सबसे बड़ा हथियार खत्म हो जाएगा। इसलिए डैनी कैप्टन की किसी भी ऑफर को मानने के लिए तैयार नहीं था। वह अपने पुराने प्लान पर कायम रहता है और विलियम को पुल की तरफ जाने का आदेश देता है। विलियम बिना समय गंवाए एक्सीलेटर पूरी तरह दबा देता है और एम्बुलेंस को लॉजिस्टिक्स सेंटर से बाहर निकालने की कोशिश करता है। पुलिस की कई गाड़ियां कुछ ही देर में पीछे छूट जाती हैं। आखिर में सिर्फ मार्क ही लगातार एम्बुलेंस का पीछा करता रहता है। कैप्टन अब समझ चुका था कि विलियम की ड्राइविंग कोई सामान्य ड्राइविंग नहीं है, इसीलिए वह तुरंत आसपास के सभी संभावित रास्तों और एग्जिट को बंद करने का आदेश देता है। इसी दौरान डैनी कैमिल को पकड़कर एम्बुलेंस के पीछे वाले दरवाजे तक ले जाता है। वह दरवाजा खोलकर मार्क को चेतावनी देता है कि अगर उसने कोई जल्दबाजी की तो कैमिल की जान खतरे में पड़ सकती है। कैप्टन को डर था कि डैनी घबराकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है, इसलिए वह मजबूरी में पुलिस को पीछे हटने का आदेश देता है। इसका फायदा उठाकर विलियम एम्बुलेंस को गैराज से बाहर निकालने में सफल हो जाता है और कुछ समय के लिए पुलिस का पीछा भी छूट जाता है। लेकिन तभी कैमिल की नजर अचानक एम्बुलेंस के फर्श पर पड़े खून पर जाती है। वह ध्यान से विक्टर को देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। जिस घाव से कुछ देर पहले खून बहना रुक गया था वह अब फिर से तेजी से खून बहा रहा था। गोली का घाव पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका था। अगर गोली को जल्द से जल्द ऑपरेशन करके बाहर नहीं निकाला गया तो विक्टर 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन डैनी किसी भी हालत में अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार वह एक बेहद जोखिम भरा फैसला लेता है। ऑपरेशन अस्पताल में नहीं बल्कि चलती हुई एम्बुलेंस के अंदर ही किया जाएगा। समस्या यह थी कि कैमिल ने इससे पहले कभी किसी इंसान की सर्जरी नहीं की थी। कैमिल विलियम से अस्पताल की तरफ जाने के लिए कहती है, लेकिन डैनी उसका फोन लेकर अस्पताल में मौजूद एक डॉक्टर को कॉल कर देता है। उसका प्लान था कि कोई अनुभवी डॉक्टर फोन और वीडियो के जरिए कैमिल को ऑपरेशन करने का तरीका बताए। लेकिन फोन उठाने वाला डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि कॉलिन था। कॉलिन और कैमिल कभी एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन पिछले 6 महीनों से दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं हुआ था। अचानक कैमिल का फोन आने से कॉलिन हैरान रह जाता है। कैमिल तुरंत उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि वह बैंक लूटने वाले गैंग के कब्जे में है और उसे एम्बुलेंस के अंदर एक घायल पुलिस अधिकारी की जान बचानी है। स्थिति की गंभीरता समझते ही कॉलिन तुरंत 2 और ट्रॉमा सर्जन को वीडियो कॉल में जोड़ लेता है। अब 3 अनुभवी डॉक्टर कैमिल को ऑपरेशन के दौरान निर्देश देने के लिए तैयार थे। इसी बीच विलियम को याद आता है कि सेना में रहते हुए उसने इराक में कई बार गंभीर रूप से घायल सैनिकों का इलाज किया था। इसीलिए वह डैनी से अपनी जगह बदलने का फैसला करता है। विलियम पीछे जाकर कैमिल की मदद करने लगता है जबकि डैनी ड्राइविंग संभालता रहता है। किस्मत से एम्बुलेंस में एनेस्थीसिया को छोड़कर बाकी जरूरी सर्जिकल उपकरण मौजूद थे। उधर कैप्टन हेलीकॉप्टर और पुलिस टीम के जरिए उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था। जैसे ही उसे पता चलता है कि एम्बुलेंस के अंदर विक्टर की सर्जरी शुरू होने वाली है, वह पीछे चल रही सभी पुलिस गाड़ियों को दूरी बनाए रखने का आदेश देता है। अब पुलिस का मकसद उन्हें तुरंत पकड़ना नहीं बल्कि ऑपरेशन पूरा होने तक विक्टर की जान बचने देना था। वीडियो कॉल पर मौजूद सर्जनों के निर्देश के अनुसार कैमिल विक्टर के पेट पर चीरा लगाना शुरू करती है। विलियम उसकी मदद करते हुए त्वचा और मांसपेशियों को पीछे करता है ताकि कैमिल अंदर तक पहुंच सके। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब कैमिल आखिरकार गोली तक पहुंचती है तो उसे एक बेहद खतरनाक बात पता चलती है। गोली अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं भटकी थी, वह सीधे विक्टर की नाजुक तिल्ली में जा ढंसी थी। अगर कुछ ही देर में गोली बाहर नहीं निकाली गई तो उसकी मौत तय थी। कैमिल खुद को तैयार करके गोली निकालने की कोशिश करती है, तभी बेहोश पड़ा विक्टर अचानक होश में आ जाता है। बिना एनेस्थीसिया के पेट खुला होने की वजह से उसे भयानक दर्द महसूस होता है और वह बुरी तरह तड़पने लगता है। अगर उसने ज्यादा हलचल की तो उसके अंदर के अंगों को और नुकसान हो सकता था, इसलिए विलियम एक ही मुक्के से विक्टर को फिर से बेहोश कर देता है। कैमिल दोबारा ऑपरेशन पर ध्यान लगाने लगती है, लेकिन जैसे ही कैमिल गोली निकालने की कोशिश करती है विक्टर की तिल्ली अचानक फट जाती है। अंदर जमा खून तेजी से बाहर निकलने लगता है। कैमिल यह देखकर पूरी तरह घबरा जाती है और तभी वीडियो कॉल चल
रहा लैपटॉप अचानक बंद हो जाता है क्योंकि उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। अब कैमिल का अनुभवी सर्जनों से संपर्क भी टूट चुका था, इसलिए कुछ सेकंड के लिए वह समझ ही नहीं पाती कि क्या करे। लेकिन विलियम युद्ध के मैदान पर इससे भी ज्यादा खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर चुका था। वह तुरंत एक क्लैंप ढूंढ निकालता है और खून की नस को अस्थायी रूप से बंद कर देता है। लेकिन वीडियो कॉल आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण समय पर कट चुकी थी। जब कैप्टन ने कॉलिन से विक्टर की स्थिति के बारे में पूछा तो अधूरी जानकारी के कारण सभी को लगा कि शायद विक्टर की मौत हो चुकी है। इसी दौरान कैप्टन को ऊपर से एक और आदेश मिलता है। अब पुलिस ऑपरेशन को अंतिम चरण में ले जाने का फैसला करती है। कैप्टन एम्बुलेंस के संभावित रास्तों पर कई स्नाइपर टीमों को तैनात कर देता है, लेकिन स्नाइपर एम्बुलेंस को रोकने में नाकाम रहते हैं और उनकी फायरिंग से जमीन पर मौजूद पुलिस कर्मियों के लिए ही स्थिति और खतरनाक हो जाती है। विलियम को इसी अफरा तफरी का फायदा मिल जाता है। वह अचानक स्टीयरिंग घुमाकर एम्बुलेंस को सामने से आ रही लेन में डाल देता है। उसकी शानदार ड्राइविंग के सामने पुलिस की गाड़ियां एक बार फिर पीछे छूटने लगती हैं। कुछ ही देर में विलियम लगभग सभी पुलिस वाहनों को पीछे छोड़ देता है। कैप्टन समझ जाता है कि अब सीधे पीछा करना काफी नहीं होगा, इसलिए वह 2 बिना पहचान वाली पुलिस गाड़ियों को एम्बुलेंस के पीछे भेजता है। इन दोनों गाड़ियों को करीब 500 फीट की दूरी बनाए रखते हुए उनका पीछा करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन डैनी पहले से ही FBI की रणनीतियों को अच्छी तरह अध्ययन कर चुका था। ऊपर से पुलिस की लगातार कार्रवाई ने उसका गुस्सा और बढ़ा दिया था। अब वह पुलिस को चकमा देकर निकलने के साथ साथ उन्हें सबक सिखाना चाहता था। इसी बीच कैप्टन कैमिल से संपर्क करता है। वह चाहता था कि कैमिल अंदर से पुलिस की मदद करे, लेकिन डैनी पूरी बातचीत सुन लेता है। गुस्से में वह कैमिल को गोली मारने वाला होता है, तभी विलियम बीच में आ जाता है। दोनों भाइयों में बहस शुरू हो जाती है और बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। आखिरकार विलियम डैनी को रोक देता है। अब दोनों का अगला लक्ष्य ऊपर मंडरा रहे हेलीकॉप्टर से पीछा छुड़ाना था। विलियम एम्बुलेंस को लॉस एंजेलिस नदी की तरफ ले जाता है। कैप्टन को समझ नहीं आता कि वे अचानक इस तरफ क्यों जा रहे हैं। तभी डैनी बंदूक लेकर एम्बुलेंस से बाहर निकलता है। हेलीकॉप्टर उसे देखते ही नीचे आने लगता है। तभी डैनी उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है और वापस मुख्यालय लौटने पर मजबूर हो जाता है। पुलिस दूसरा एयर सपोर्ट भी भेजती है, लेकिन वह भी डैनी की गोलीबारी से बचकर वापस लौट जाता है। अब कैप्टन जमीन पर मौजूद पुलिस बल को आसपास के सभी चौराहों पर तैनात कर देता है और अगले एयर सपोर्ट का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद एम्बुलेंस आखिरकार उस पुल के नीचे पहुंचती है जहां डैनी का आदमी पहले से इंतजार कर रहा था। वो सिर्फ 45 सेकंड में वह एम्बुलेंस का पूरा बाहरी रूप बदल देता है। इसके बाद क्लार्क के लोग 2 बिल्कुल एक जैसी एम्बुलेंस लेकर अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। पुलिस कुछ समय के लिए पूरी तरह भ्रमित हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर विलियम एक छोटी सफेद कार लेकर शहर के बाहरी इलाके की तरफ निकल जाता है। लेकिन डैनी ने पुलिस को पूरी तरह रोकने के लिए एक और खतरनाक प्लान बनाया था। उसने क्लार्क से एक एम्बुलेंस में C4 विस्फोटक भरवा दिया था। अब वह एम्बुलेंस तेजी से उस चौराहे की तरफ बढ़ रही थी जहां बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। कैप्टन मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का इंतजाम करने लगता है, लेकिन पुलिस कुछ कर पाती उससे पहले एक दूसरी गाड़ी वहां पहुंचती है। उसमें लगी रिमोट मशीन गन अचानक पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देती है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और इसी हमले में कैप्टन भी मारा जाता है। इसी दौरान विस्फोट के झटके से बेहोश हुआ मार्क होश में आता है। उसकी नजर क्लार्क के एक आदमी पर पड़ती है जो चुपके से भागने की कोशिश कर रहा था। मार्क तुरंत उसका पीछा करता है और उसे जमीन पर गिराकर पकड़ लेता है, लेकिन दोनों के बीच संघर्ष के दौरान उस आदमी की बंदूक अचानक चल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी मार्क को पता चलता है कि वह कोई सामान्य गुंडा नहीं था, बल्कि क्लार्क का इकलौता बेटा था। पूरी घटना लाइव न्यूज पर दिखाई जा रही थी। जब क्लार्क ने अपने बेटे की मौत देखी तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। अब वह किसी भी कीमत पर डैनी से बदला लेना चाहता था। उधर डैनी और विलियम को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। दोनों अपने तय प्लान के मुताबिक क्लार्क के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। डैनी तय किए गए $8 मिलियन क्लार्क को सौंप देता है, लेकिन क्लार्क अचानक अपनी शर्त बदल देता है। वह अब $16 मिलियन की मांग करता है और साथ ही दोनों बंधकों को भी अपने पास रखने की बात करता है। डैनी यह सुनकर भड़क जाता है। काफी बहस के बाद क्लार्क $8 मिलियन लेने के लिए तो तैयार हो जाता है, लेकिन दोनों बंधकों को छोड़ने से साफ इनकार कर देता है। इस बार विलियम सामने आ जाता है। वह जानता था कि अगर कैमिल और विक्टर क्लार्क के हाथ लग गए तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। अब दोनों भाइयों के बीच भी बहस शुरू हो जाती है। दोनों अपनी बात पर अड़े रहते हैं और आखिरकार अलग अलग रास्ते जाने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही क्लार्क के आदमी विलियम के खिलाफ कदम उठाने वाले होते हैं, डैनी अचानक अपने भाई के बचाव में आ जाता है और उसे बाईं तरफ खड़े आदमी को निशाना बनाने का इशारा करता है। इसी बीच एम्बुलेंस में पड़े विक्टर को भी होश आने लगता है। उसका
हाथ पास पड़ी एक बंदूक से टकराता है। बाहर मौजूद लोगों से डरकर कैमिल बंदूक उठा लेती है और एम्बुलेंस के दरवाजे पर नजर रखने लगती है। जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर आने लगता है, कैमिल घबराकर गोली चला देती है। अगले ही पल उसे एहसास होता है कि गोली किसी दुश्मन को नहीं बल्कि विलियम को लगी है। विलियम हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। अपने भाई को इस हालत में देखकर डैनी तुरंत एम्बुलेंस लेकर अस्पताल की तरफ भागता है। तभी पुलिस मौके पर पहुंचती है और एक बार फिर उनका पीछा शुरू हो जाता है। एम्बुलेंस के अंदर विलियम की हालत लगातार खराब हो रही थी। बेहोश होने से पहले वह कैमिल को पैसों के 2 बंडल देता है और अपनी पत्नी तक पहुंचाने का इशारा करता है। करीब 10 मिनट बाद एम्बुलेंस आखिरकार अस्पताल पहुंच जाती है, लेकिन अस्पताल के बाहर पहले से ही पुलिस की कई गाड़ियां मौजूद थीं और आसपास की इमारतों की छतों पर स्नाइपर भी तैनात थे। डैनी अपने भाई को मौत के करीब देखकर अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी बंदूक पर जाती है। वह तुरंत विक्टर की तरफ देखता है और उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या विलियम को लगने वाली गोली विक्टर ने चलाई थी? कोई और रास्ता न बचने पर कैमिल आखिरकार मान लेती है कि विलियम को गोली उसी से चली थी। यह सुनकर डैनी बुरी तरह भड़क जाता है। वह कैमिल को पकड़कर पुलिस को धमकी देता है कि अगर किसी ने भी जल्दबाजी की तो वह सबके सामने कैमिल और विक्टर दोनों को मार देगा। इसके बाद डैनी पुलिस के सामने विलियम को एक अच्छा इंसान बताता है और कहता है कि इस पूरी कहानी में मरने का हकदार शायद वही खुद है। लेकिन तभी अचानक एक गोली चलने की आवाज आती है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि गोली विलियम ने चलाई थी। पुलिस तुरंत आगे बढ़ती है और दोनों भाइयों को काबू में कर लेती है। दोनों भाई जो बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे, आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं। उनकी पूरी जिंदगी जैसे कुछ ही सेकंड में उनकी आंखों के सामने आ जाती है। इसी दौरान विलियम की पत्नी भी अस्पताल पहुंच जाती है। वह रोते हुए अपने पति को बचाने की गुहार लगाने लगती है। कैमिल पुलिस की रोकने की कोशिश के बावजूद विलियम के पास पहुंच जाती है और मार्क को उसे दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के लिए मना लेती है। इसी दौरान जब किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता, कैमिल चुपके से विलियम द्वारा दिए गए पैसों को उसकी पत्नी की बच्चे वाली स्ट्रोलर में छिपा देती है। इसके बाद विलियम को तुरंत इलाज के लिए ले जाया जाता है। कुछ समय बाद आखिरकार विलियम की जान बच जाती है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए फिल्मलिपि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्क्रीन पर आ रही अगली थ्रिलर मूवी की वीडियो पर क्लिक करके उसे भी जरूर देखें और अपनी राय नीचे कमेंट्स के जरिए हमारे साथ शेयर करें। मिलता हूं आपसे अगली धमाकेदार कहानी में।